हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम हर एक चीज छोड़ के आए थे। कपड़े पहनने को नहीं थे, घर बार जो भी था, प्रॉपर्टी, जमीन, सब कुछ छोड़ के आए थे। हिट लिस्टें निकालनी शुरू की। सपोज हमारे बाहर एक वो दुकान थी, तो वहाँ पे उन्होंने चिपका दिया पर्चा, हाँ जी ये हमारे हिट लिस्ट में, इनको हम मार देंगे। कश्मीरी पंडितों 10 के नाम लिख दिए, खासकर संगीन जो थे उनके टॉप पे लिख दिए, उसमें मेरा भी था नाम। जब मैंने फिर पहली बार जम्मू में देखा, वो कभी मेरे दिल से निकलेगा ही नहीं। वो कुंभ में मतलब दिया जाता है, ना कि लिया जाता है, तो हम वो एक वैल्यू देने आए हैं अपने कुंभ में। प्रयागराज के महाकुंभ से आज हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरी हिंदुओं की बात करेंगे, क्योंकि इस बार इस महाकुंभ में एक कैंप लगा है जिसका नाम है कश्मीरी हिंदू विस्थापित समाज संगठन। जब हमने इन लोगों से बातचीत की तब हमें लगा कि असल में जब हम कश्मीर की चर्चा करते हैं तो कश्मीर में 1990 का वो दुर्दांत समय, वो पूरे देश को झकझोर देने वाली बातें किससे सामने नजर आती हैं, जब कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को रातों रात वहां से भगा दिया गया था, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया था, मार दिया गया था, उनकी सारी की सारी जमीन जायदाद को हड़प लिया गया था। एक शिविर है जहां पर सारे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू महाकुंभ में एकत्रित हुए हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि असल में वहां के कश्मीरी हिंदू आज भी वर्तमान में भी बड़ी विपरीत परिस्थितियों में जी रहे हैं। हमारे साथ अश्विनी जी हैं जो संस्थापक हैं इस कैंप के। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सोच के, किस विचार को लेकर आप यहाँ पहुँचे हो और महाकुंभ में इस अपने संगठन को एक स्थान दिए? नमस्कार, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आयुध का कि आपने हमें यहाँ पे मौका दिया है कि आपकी बात रखने का। तो उद्देश्य तो यही है कि पहले तो योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया, हमें शिविर लगाने का एक अवसर दिया है। थोड़ा छोटा है बट ठीक है, हमारे समुदाय भी बहुत छोटा है। तो हमारा समुदाय पिछले 25 तारीख से यहाँ पे निरंतर आ रहा है। कम से कम अभी 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रतिदिन, मतलब हमारे अभी तक के 1000 लोग आ चुके हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था कि बाकी जो हमारे सनातन धर्म के जो यहाँ पे, चाहे वो धर्म के जो संत, गुरु और बाकी जो सनाती जो आ रहे हैं, हम उनसे मिलें और वो भी हमारे शिविर में आए और वो भी जाने कि हम लोग कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारा इतिहास क्या है, क्या हुआ है हमारे साथ और अभी क्या हो रहा है। और हम भी उसी उद्देश्य आए कि हम भी यहाँ पे कुछ योगदान करें, क्योंकि कुंभ ऐसा है कि हमें, जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमें ये कहा जाता है कि कुंभ में मतलब दिया जाता है, ना कि लिया जाता है। तो हम वो एक वैल्यू देने आए हैं अपने कुंभ में। और निरंतर जैसे कि यहाँ पे शिविर लगा है, आप देख रहे होंगे, तो 80-90 यात्री हर दिन आते हैं यहाँ पे। और हमने भोजन जो है सुबह से शाम भंडारा चलता है निःशुल्क, और रहने की जो व्यवस्था है वो भी निःशुल्क। तो यहाँ से ये उद्देश्य था कि किसी तरह से हम आवाज़, इस जो हमारा जो पीड़ा है हमारे समाज की, जो 1990 में जो घटा हमारे साथ, और आज जैसे अक्सर बांग्लादेश की बात हो रही है तो लोग अब बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो अपने ही देश में जो 35 वर्ष पहले हमारे अपने एक छोटे से समुदाय के साथ जो हुआ उसको कैसे भूल जाएं। और सरकार से हमारी अपेक्षा रहती है हमेशा, तब भी थी, पहले दिन से ही थी, 90 में भी थी और अभी भी अपेक्षा है। लेकिन थोड़ा सा रोष भी है कि हमारी तरफ सरकार जो ध्यान देना चाहिए नहीं दे रहे हैं। काफ़ी हमारा जो समाज है, बड़ा समाज तबका जो है, वो जम्मू के शहर में, जगती में अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है। उन पर ध्यान दें और जो हमारे छोटे छोटे जो पीड़ाएँ हैं, जो मसले मसाइल हैं,
उस पर ध्यान दें। बेला जलाली है, मैं पुणे में रहती हूँ। जी। तो आप पुणे कैसे पहुंची? क्या आप भी उस समय जब 1990 में जो ये घटनाक्रम हुआ था, कायदे से कहा जाए कि हिंदुओं का नरसंहार करने की कोशिश की थी, नरसंहार हुआ था, उस समय आप वहाँ थी और किस तरीके की फिर वहाँ से लेके अभी तक की क्या जर्नी? नहीं, मैं उस समय खुद वहाँ नहीं थी। मेरी शादी कुछ 1 साल पहले कुछ हुई थी और मैं इंदौर में थी। लेकिन जो मेरे बहन, भाई, माँ, बाप सब, वो तो मेरे दिल का टुकड़े टुकड़े मेरे हाथ-पाँव थे। तो वो निकलेंगे तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मेरा भाई मेरे पास, हम क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम निकले तो वापस कभी नहीं जाएँगे। सबने सोचा कि ये आज की बात है, कल की बात है, बच्चों की छुट्टियाँ थी, जनवरी में हुआ था, तो वहाँ छुट्टियाँ थी, तो सब हम घूम के आएँगे, थोड़ा उधर-इधर जाएँगे। तो मेरे ब्रदर आए 2 अटैची लेके, एक बच्चों की, एक अपने हस्बैंड वाइफ की, बस वो उतना ही लेके आ गए और कुछ ला ही नहीं पाए उसके बाद। तो जब मैं फिर उसके बाद 1 साल बाद पहली बार बहन-भाइयों से मिलने जम्मू गई, तो उस समय हम लोगों की क्या हालत थी, मैं उनको देख के क्या फ़ील कर रही थी, मैं कैसे चिल्ला रही थी। उनकी वो कैसे, एक घर में मेरी सिस्टर या कोई किसी के घर में मेरी एक सिस्टर जो थी, वो सीढ़ियाँ जहाँ मुड़ती है ना, एक सीढ़ी होती है फिर दूसरी ऊपर मुड़ जाती है, जो बीच में का रास्ता होता है, उधर उसका किचन था। जो टेंट में भी नहीं रह रहे थे, वो उससे भी बदतर हालत में रह रहे थे। टेंट में तो जो रह रहे थे वो तो थे ही थे बदतर। एक-एक घर में 10-10 फैमिलियाँ टूट पड़ी थी। मतलब अगर किसी एक का बाई चांस जम्मू में घर था, किसी कश्मीरी पंडित का, उसके घर में कम से कम 15-15 फैमिलीज़, 20-20 फैमिलीज़ आती थी। ये सिर्फ टेंटों की कहानी, टेंटों की तो हालत जो थी, जो पार्टीशन थे, वो एक साड़ी होती थी या एक बेड कवर होता था 2 घरों के बीच का। तो उनकी बच्चों की क्या प्राइवेसी थी, लड़कियों की क्या प्राइवेसी थी। जिन लड़कियों के, यहाँ पर शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिन लड़कियों के पीरियड्स होते थे, वो कैसे संभालते थे। जिन माँओं को बच्चों को दूध पिलाना होता था, वो कैसे संभालते थे। वो जब मैंने फिर पहली बार जम्मू में देखा, तो वो कभी मेरे दिल से निकलेगा ही नहीं और न निकल सकता है। मैं, क्योंकि अभी भी मैं कश्मीर में ही हूँ। मैं सपना देखती हूँ तो मैं कभी भी वो पूरे कहीं पर जहाँ मैं हूँ वहाँ का सपना नहीं देखती। वहाँ के घर होंगे, गली होगी, कॉलेज होगा, स्कूल होगा, यूनिवर्सिटी होगी, कुछ भी वहाँ से कनेक्टेड ही होगा, मंदिर होगा, कुछ भी। वहाँ से मेरा सपना कभी अकेला नहीं होता बिना कश्मीर के। तो अचानक से आप अपने ससुराल में थी विवाह के बाद, अचानक से खबर आती है कि आपका जो पूरा मायका है वो यहाँ वहाँ ससुराल भी, मायका ही क्यों, मायका भी और ससुराल भी उखड़ गया है, कहीं उनको जगह रहने की नहीं है। तो ये तो सोचने की बात है, क्या फील होता होगा उस समय, क्या हालत हुई हो। अचानक कैसे शिक्षित संपन्न परिवार को टेंट में जब रहना पड़ता है। वही एक चीज़ हमारे पास, एक ही औजार था हमारे पास, वो था एजुकेशन। उन लोगों ने बंदूक उठाए, हमने पेन उठाए, और हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम हर एक चीज़ छोड़ के आए थे। हम कपड़े पहनने को नहीं थे, घर बार जो भी था, प्रॉपर्टी, ज़मीन, सब कुछ छोड़ के आए थे। जब हम आए थे, जो पहन के आए थे वही पहन के आए थे। हमारे पास सिर्फ, अगर फिर टेंटों में भी रहे, हमारे जो जितने भी, जब उस समय मैं भी अब थोड़ी बड़ी थी, मेरे भी उसके बाद बच्चे हुए, माएँ जो थी वो, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाया, खाना बेशक एक टाइम खाया। आपका क्या शुभ नाम है? अच्छा, मेरा नाम है कुलदीप फुल्लू। कुलदीप जी, उस समय आप वहीं मौजूद थे, जी जी। तो युवावस्था में जब आप वहाँ से निकाले गए थे और फिर आप कभी वहाँ गए घूमने, तो किस तरीके की चीज़? बहुत बात, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। हम वहाँ पे संघ की शाखा चलाते, हम स्वयंसेवक थे। तो ये रहनावारी में अच्छा तबका था जो आरएसएस से ताल्लुक़ रखा, हम शाखा भी चलाते थे, बाकी चीज़ें भी कराते थे। तो कुछ
बड़ी देर से हम एक्टिविटी देख रहे थे। तो हम उस वक्त और कोबला था चीफ मिनिस्टर, तो वो हमारी सुनते नहीं, तो उनको तो हमारे पे भरोसा नहीं। तो वो हमेशा कहते थे कि आप कश्मीरी पंडित जो है इंडियन एजेंट, खुलेआम क्या। उसके बाद गवर्नर से भी थोड़ा करते थे, कभी फैक्स भेज दिया चोरी चोरी, कभी फ़ोन कर दिया किसी नंबर से कि भाई इस तरह से थी, इस तरह से थी। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत करा देते क्वेश्चन क्या है अपनी तरीके से, जो वहाँ की समस्याएं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां। हाँ, सिर्फ उन्हीं के बारे में। समस्या तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सिर्फ राष्ट्र विरोधी गतिविधि, क्योंकि हम संगी थे, हम कर देते। फिर क्या हो गया कि उनने हिट लिस्टें निकालनी शुरू की। मतलब सपोज हमारे बाहर एक वो दुकान थी, तो वहाँ पे एक उनने चिपका दिया पर्चा, हाँ जी ये हमारे हिट लिस्ट में इनको हम मार देंगे। कश्मीरी पंडितों 10 के नाम लिख दिए, खासकर संगीन जो थे उनके टॉप पे लिख दिए, उसमें मेरा भी था नाम। फिर एक आया, क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल बनता, लेकिन हम डटे रहे, क्योंकि रहनेवाली में हमारी अच्छी खूब चलती थी। चलती मतलब क्या, संगठित थे हम, डरते नहीं थे। अचानक से एक रात को क्या हो गया, पूरे जितनी भी मस्जिदें थी, रात को 12 बजे सारी मस्जिदें अल्लाहू अकबर, सारे निकलो जी बाहर, ऐसे ऐसे नारे हमने बता दिए कि सारे मुसलमान सड़कों पे आ गए। रहनावारी में 70% मुस्लिम थे, लेकिन 20-25% हिंदू थे। 70% के 70% लोग ये सड़कों में निकले। अल्लाहू अकबर, हम क्या चाहते, निज़ाम मुस्तफ़ा, यहाँ क्या बनेगा, पाकिस्तान से क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। और बाकी कश्मीरी में जो उनने अभी महंती ने बता दिया है कि यहाँ बनेगा पाकिस्तान, बट और उस्ती बटन्योसान, ऐसे ऐसे नारे। तो हम क्या करते, रात को हम एकदम से फ्रस्ट्रेट जैसे हो गए कि यार ये क्या हो रहा है। और एक चीज़ ऐसा था कि वहाँ पे जो मोहल्ले बने थे, 5-6 घर अगर हिंदू के होते थे, हमारे कश्मीरी पंडितों के, तो 50 घर आसपास इनके होते मुस्लिम। ये था वहाँ पे प्रॉब्लम। तो ऐसे ही हम पूरी रात जागते रहे, पूरी रात। मेरी 2 सिस्टरें थी, मेरे फादर साहब नहीं थे, मेरी 2 सिस्टरें थी और माँ थी। आप सोच सकते हो कि क्या हालत होगी हमारी। तो पूरा शोर, पूरी रात को शोर, 3 बजाते तो 3 भी बजाते थे। ऐसे ऐसे ऐसा माहौल था कि हम बोले थे बस अभी ख़त्म हो जाएंगे, हम डरा देने वाला। अभी आएंगे। और ऊपर से लाउड स्पीकर पे जो हो रहा था ना, वो ज़्यादा डरावने वाला था। माइग्रेशन हो गई कश्मीरी लगभग पूरा साफ हो। तो हमारा पे बहुत बड़ा सम्मेलन हो गया उधर जम्मू में, गीता भवन ना, हम पीछे बैकग्राउंड में जितने भी कश्मीरी पंडित थे सारे उस दिन आए हो। तो वहाँ ये प्रस्ताव पास हो गए, उसको बोलते थे मार्गदर्शन सम्मेलन था। वहाँ प्रस्ताव पास हो गया, जिससे हर एक कम्युनिटी का मेंबर शामिल था। उन्होंने बोला कि भाई हमें एक अलग दे दिया जाए, अलग इन द सेंस कश्मीर में हमारे लिए अलग इलाका दिया जाए। हमने प्रपोज भी किया था कि दरिया जहलम के पास हमने बोला आप हमें जंगल दे दो, आप हमें खाली दे दो, खाली जंगल दे दो, ज़मीन दे दो, हम इकट्ठा वही रहेंगे। तो उसको किसी ने उसको होमलैंड बोला, किसी ने उसको पनन कश्मीर बोला। ऐसे ऐसे संस्थाएं उठने लगी। आज तक हमें वो नहीं, सोल्यूशन यही है बस, और कोई सोल्यूशन नहीं। क्योंकि हम दोबारा आप वहाँ जा नहीं सकते ऐसे कि वो बोल रहे हैं, हमें गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि नहीं आप जहाँ के वहीं पे जाके बस। 6 माइग्रेशन हो गई अभी, नहीं कैसे उन पे भरोसा दोबारा। मेन बात ये है कि आज भी हम कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर माइग्रेंट्स की तरह रहना पड़ रहा है। हम कश्मीर जाते हैं तो टूरिज्म है कि न हमारे पास जगह है, ना हमारे पास वहाँ कोई साधन है। कोई अभी बसा है, ठीक है, कोई हो रहा 500 पे, कोई हो रहा 600 पे, मजबूरी में रह रहे होंगे, उनकी कोई बहुत मजबूरी हो। 300 धारा 370 हटने के बाद कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि 35 साल 30 साल बाद जो धारा 370 का ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी के फ्यूचर में इसका बखत है, हमें उम्मीद है। लेकिन ये गवर्नमेंट का ये जो कदम है बहुत बढ़िया कदम हो, इससे
फ्यूचर में इसका असर पड़ेगा। अभी उसको असर होने में कम से कम 10 साल लगे। हमारे लिए तो आज भी वही उम्मीद है कि भाई हम किसी भी तरीके से अपने घर जाए। इन जो उन्होंने 370 उठाया बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसका अभी कल हमें नहीं मिलेगा। इसका कल अभी जैसे देखो ना, वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन 90, इस वक्त सपोज 10% हिंदू, अब 370 आना है, कोई भी वहाँ ज़मीन ले सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी वहाँ बस सकता है। अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है या बड़े बड़े अब लोगों पे डिपेंड करता है, हिंदू पे, हमारे पूरे एरिया के जो हिंदू है उन पे डिपेंड करता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या देख, बस यही एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि उम्मीद है अपने घर वापस जाने की, अपने घर को देखने की, अपनी जगह को चूमने की और फिर से वहीं के हो जाने की। भारत में रहकर भी अपने आप को माइग्रेंट सुनते हुए कितना दुख होता है। एक बार आप कश्मीरी हिंदुओं के पास आइए और उनसे ये जानिए किस प्रकार की बर्बरता कश्मीर के अंदर हिंदुओं के ऊपर की गई थी 1990 में। आप आइए और उनसे जानिए, समय निकालिए, कश्मीरी हिंदुओं के साथ बैठिए और बात करिए और बताइए कि हम एक हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। और एक और खास बात कि ये जो संगठन, ये जो इनिशिएट लिया गया है अश्विनी जी के द्वारा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्थान पर देश नहीं बल्कि विदेशों से भी आए बाहर के कश्मीरी हिंदू एकत्रित होते हैं और उन पुरानी यादों को कैसे मिटाया जाए और एक नया सवेरा कैसे लाया जाए, इस बात पर मंथन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।